हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। तो आज बहुत अच्छी न्यूज है सीटेट के रिगार्डिंग कि सीटेट का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। तो आप यहाँ से ctet.nic.in से आप अपना जो रिजल्ट है वो देख सकते हैं और जो मार्कशीट रहेगी, जो मार्कशीट आएगी यहाँ पर तो आपको अपना रिजल्ट दिख जाता है, लेकिन जो एक बोलते हैं ना कि फॉर्मली जो एक मार्कशीट आनी है वो आपको डिजी लॉकर से मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आप अपनी डिजी लॉकर से आप अपनी जो मार्कशीट है उसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो सीटेट का अब रिजल्ट आ गया है। बहुत से लोग आप में से पास हो गए होंगे और हो सकता है कि कुछ लोग रह गए हों। तो जो लोग रह गए हैं अब वो किस चीज पर फोकस करें, सबसे पहले उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस जो लोग पास हो गए हैं और अब वो आगे अपनी तैयारी कहाँ किस फील्ड में करना चाहते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जो लोग रह गए हैं उनके लिए ये बोलना चाहूंगी, चाहे आप 1 नंबर से रहे हो चाहे 2 नंबर से रहे हो या जितना भी मार्जिन रहा हो आपके मार्क्स में, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि कमी कहाँ पर रह गई, कौन से सब्जेक्ट में आपकी कमी रह गई, या आपने अच्छा एफर्ट नहीं डाल पाया, या पेपर किस तरीके से आया था। तो सबसे पहले 2-3 दिन का रेस्ट लो और बिल्कुल डिप्रेस्ड मत हो। हर 6 महीने में सीटेट आता है, आपको फिर 1-2 महीने में, 1 से 1.5 महीने बाद ही आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल टेंशन मत लो और 2-3 दिन रेस्ट लेने के बाद एनालिसिस करो। जो पेपर आप देकर आए हो उसका थोड़ा सा एनालिसिस करो। क्या टाइम कम पड़ गया था जिस वजह से हमारे पेपर आते हुए भी हम ओएमआर फिल नहीं कर पाए, या हमें ईवीएस में प्रॉब्लम आई, या हम साइंस से थे तो साइंस में प्रॉब्लम आई, मैथ्स में प्रॉब्लम आई, एसएसटी में प्रॉब्लम आई, या हिंदी इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज आपने ली थी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, इसके जो पैसेज होते हैं हर उसमें 2-2 पैसेज आते हैं, तो या फिर यहाँ दिक्कत आई। तो वो चीज एनालिसिस करो। 2 से 3 दिन बिल्कुल रेस्ट लो अच्छे से, कोई भी टेंशन मत लो यार, हर 6 महीने में आता है और कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हुआ, अब वो कमी नहीं रहनी चाहिए जो इस बार रह गई थी जिस वजह से रह गए हैं। तो वो चीजें एनालिसिस करो अच्छे से कि पेडागोजी में प्रॉब्लम आ रही है या फिर मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमने ज्यादा टाइम दे दिया। हालांकि मैंने टिप्स, बेसिक टिप्स फॉर सीटेट करके एक वीडियो शेयर की है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर यहाँ पर आई बटन में दे दूंगी। उसमें भी मैंने आपको बताया कि जो 150 मिनट्स है उनको कैसे यूटिलाइज करना है, वो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं कि पेपर पूरा आए और हम उसको पूरे अच्छे से ओएमआर भी फिल कर लें और हमारा सिलेक्शन हो जाए। जरूरी ये है कि पेपर आते हुए भी हम किसी भी चीज को छोड़े ना। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आप लोग याद रखें और बिल्कुल डिप्रेस्ड मत होइए। ये वीडियो इसीलिए है कि जिन लोगों का सीटेट ना हो पाया हो किसी भी रीजन से, चाहे आपके 1 मार्क से रह गए हो चाहे ज्यादा मार्जिन रह गया हो, अब कमी कहाँ रह गई उस चीज को एनालिसिस करना है। और जिन लोगों का सीटेट हो गया है उनके लिए अब क्या क्या बोलते हैं ना, क्या गेट खुल गए हैं, क्या क्या द्वार खुल गए हैं, तो वो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि भाई सीटेट हो गया अब हम क्या करें। रहता है ना कि भाई सीटेट हो गया अब क्या करना है। तो सबसे पहली बात, अब आप सीटेट को ही पकड़कर मत रहना, क्योंकि जो सीटेट का सिलेबस है वो समझ लीजिए इतना सा ये है सिलेबस। अब जो आप लोग तैयारी कर रहे हो जिसके लिए आपके और सारे गेट खुल गए हैं, जैसे केवीएस है, एनवीएस है, DSSS है, इन सब के लिए अब आप एलिजिबल हो चुके हो। तो अब आपको केवल सीटेट तक ही सिमट कर नहीं रहना और बार बार सीटेट पेपर ही नहीं देते रहना। एक बार हो गया और अब तो आपको वैलिडिटी पता ही है, लाइफ लॉन्ग हो चुकी है इसकी वैलिडिटी। तो अब तो और कोई टेंशन नहीं है, मतलब बार बार देने का रट्टा ही नहीं है कि भाई 7 इयर्स तक वैलिड था, 4 साल हो गए, 3 साल रह गए, चलो एक बार और दे लो। तो अब केवल टेट में भी फंस कर नहीं रहना है, क्योंकि जो सीटेट है वो यूपी में जो भी एग्जाम होते हैं उसके लिए यूपी टेट होना जरूरी रहता है। लेकिन अगर आपके पास सीटेट है तो भी आप वैलिड हो। तो ये सब चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइडेंस प्रॉपर टाइम पर अगर मिल जाए तो बिल्कुल सही रहता है। तो आज इस वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही है कि अब सीटेट हो गया, अब इसके आगे हम क्या करें। तो सबसे पहले बात ये समझ लीजिए गाइस, आपके लिए जो अब अपॉर्चुनिटीज हैं वो सबसे पहले नहीं कहेंगे, मतलब ये
बोलूंगी मैं, तो अभी तो इनमें से किसी का भी नोटिफिकेशन अभी मतलब आपको कम से कम 4 से 6 महीने तो ये नोटिफिकेशन अभी कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, इसमें आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, सफिशिएंट टाइम है। और 4 से 6 महीने किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मतलब सफिशिएंट कह सकते हैं, मोर देन सफिशिएंट भी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए, बट सफिशिएंट तो हम कह ही सकते हैं। तो अब क्या करना है, सीटेट में तो आपने पेडागोजी पढ़ी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, क्योंकि वहां पर 90 नंबर का ही ये आता है। अब आपको सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हर उसमें ना कॉमन है, मतलब एक दो एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी बहुत सारी चीजें कॉमन चलेंगी। जैसे यहां पर समझना, इंग्लिश, किसी में इंग्लिश मतलब किसी में आपका लैंग्वेज चूज करने वाला रहेगा तो आप इंग्लिश की जगह संस्कृत भी ले सकते हैं। अदरवाइज इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर्स, ये सीए करंट अफेयर्स है, साइंस और ईवीएस, ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कौन सा रह रहा है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर, रीजनिंग। हाँ, जीएस सीए को आप अलग अलग भी बांट सकते हैं, साइंस और ईवीएस। ये यहां पर आपका ये पेडागोजी है, इसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड से रिप्लेस हो सकता है। ये एनवीएस में टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। तो थोड़ा सा यहां पर समझते हुए चलना है। इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर है, किसी में कंप्यूटर आ जाएगा, किसी में कंप्यूटर हट जाता है। जैसे अब हम DSSB की बात करें तो यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्ट आता है। ये हर एग्जाम पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी लेवल का होता है। तो पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी में तो भाई आपका सब्जेक्ट वाला कंसर्न, जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है पीजीटी में वो पीजी में वो आता है। पीआरटी और टीजीटी में बहुत सिमिलैरिटीज रहती हैं। तो ये 9-10 सब्जेक्ट कुछ ऐसे हैं, अगर आप इनको प्रिपेयर करते हैं 4 से 6 महीने में, इट मीन्स यू आर एलिजिबल और यू आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स ऑलमोस्ट। मतलब किसी में कुछ हटेगा तो कुछ जुड़ जाएगा, पर इन 9-10 सब्जेक्ट्स के अलावा अदर दिन कुछ नहीं आएगा। कुछ में आपका पेडागोजी इन सेंस ऐसा आ जाएगा, सीडीपी वाला पार्ट आ जाएगा, कुछ में लैंग्वेज पेडागोजी आ जाएगी, जैसे हिंदी की पेडागोजी 10 नंबर में आ गई। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड आपका नवोदय विद्यालय वगैरह, एनबीएस वगैरह में आता है। तो आपको जो तैयारी करनी है वो इन 9 से 10 सब्जेक्ट्स पर करनी है। अब आप कैसे करेंगे वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये देखो DSSB में इंग्लिश, हिंदी, आपका मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, ये 100 नंबर का यहां से बन गया। पीआरटी का बता रही हूं, और 100 नंबर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से बन गया। 200 नंबर का पेपर रहता है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, नेगेटिव मार्किंग रहती है। और ये प्रॉपर दिल्ली के लिए अगर आप जाना चाहते हैं और उसके लिए ये DSSB का एग्जाम होता है। केंद्रीय विद्यालय ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, एनबीएस में भी आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, बट जो DSSB है वहां आपको केवल दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलेगी। तो अब थोड़ा सा समझना कि किस तरीके से पढ़ाई करें कि हमारे ये 4 से 6 महीने में 9 से 10 सब्जेक्ट सारे कवर हो जाएं। तो देखो गाइस, सीटेट में अगर आप पास हुए हैं, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं सीडीपी वाला मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला पार्ट तो अच्छे से पढ़ाई है। तो उसको अब थोड़ा सा लिमिटेड कर देना, थोड़ा सा मतलब देना है, लेकिन जैसे अब आप 4 से 5 घंटे सीडीपी पढ़ रहे थे क्योंकि 90 मार्क्स की ही आनी थी ये, तो अब इसको 1-8 घंटे दे दो, दिन का 1 घंटे दे दो। फिर उसके बाद अब यहाँ पर आपका ऐड हो रहा है क्या, रीजनिंग ऐड हो रहा है, क्योंकि रीजनिंग अभी तक हमने क्या अपने सीटेट के लिए नहीं पढ़ी थी। इंग्लिश पढ़ी थी, हिंदी मतलब जिसने संस्कृत ली होगी तो भाई संस्कृत लैंग्वेज अब आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो इंग्लिश अगर आपने नहीं ली है तो अब थोड़ा सा आप इंग्लिश पर जोड़ देंगे। उसके बाद आपने रीजनिंग नहीं पढ़ी तो अब रीजनिंग को अच्छा खासा, क्योंकि 20 मार्क्स का वेटेज रहता है,
और केवीएस टीजीटी में 40 मार्क्स का वेटेज रहता है। देखिए वेटेज अलग अलग रहेगा, वो आप जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हो उसका सिलेबस प्रिंट आउट करवाकर, मैं हर बार बोलती हूँ उसको स्टिक करो और उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ो। केवीएस टीजीटी में इसकी मार्किंग अलग रहेगी, DSSB में 20 मार्क्स की रहेगी। तो मार्किंग पर अभी मत जाओ, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कम से कम 9 से 10 सब्जेक्ट्स तो आपको कवर करने ही है। कैसे करने वो मैं यहाँ पर आपको बता ही रही हूँ कि भाई अब रीजनिंग नहीं थी तो रीजनिंग को थोड़ा सा अच्छा टाइम दो। अगर आप केवी की तरफ जाना चाहते हो तो 40 मार्क्स का वेटेज है, थोड़ा सा अच्छा पढ़ो, मतलब बिल्कुल जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो उन पर भी ध्यान दो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इजी कर लिए। या फिर आप DSSB की तरफ जाना चाह रहे हो तो 20 नंबर का वेटेज लेकर आते तो आप वेटेज के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हो। और केवीएस पीआरटी में तो 10 मार्क्स का आता है। उसके बाद कंप्यूटर अभी तक नहीं था तो कंप्यूटर को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ो, मतलब ऐसे समझ लो रोज के 10 MCQs करने या 10 फैक्चुअल पॉइंट मुझे कंप्यूटर के करने, तो 4 से 6 महीने में तो बहुत बहुत ज्यादा ही आ जाएगा आप लोगों को। फिर रीजनिंग हो गई। अब जीएस और सीए, तो करंट अफेयर के अभी से नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। करंट अफेयर्स जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको जब एग्जाम टाइम में केवल रिवीजन करना रहेगा, बिल्कुल जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या फिर आप जिससे भी पढ़ रहे हैं या मैगजीन से पढ़ते हैं तो उसके नोट्स बनाओ। इसके नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इसका भी अच्छा खासा वेटेज है। DSSB में जाते हो तो 20 मार्क्स की आएगी, केवी टीजीटी में जाओगे तो 40 मार्क्स की आएगी। वेटेज देखो अलग अलग रहेगा, अभी हम वेटेज से नहीं पढ़ेंगे, अभी हमें केवल सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है। तो हमारा रीजनिंग नहीं था, रीजनिंग पर फोकस करना है। कंप्यूटर, जीएस, मैथ्स तो था ही आप लोगों के पास भाई सीटेट में। एसएसटी वालों के लिए आप चाहे तो मैथ्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो साइंस और ईवीएस भी था। लेकिन अब जो आप सब्जेक्ट, जैसे आपने बीए किया है या बीएससी किया है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहा है ग्रेजुएशन में, अब आप अपने सब्जेक्ट्स पर भी अच्छा फोकस करो क्योंकि इसका वेटेज अच्छा खासा आता है। इसका वेटेज वो अपने अकॉर्डिंग देंगे, 180 या जो भी उन्हें रखना होगा। जैसे केवीएस में तो सब्जेक्ट कंसर्न आता ही नहीं है, इसमें तो सब्जेक्ट आता ही नहीं है। लेकिन DSSB की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो यहां पर आता है, तो इसके लिए आपको अपना सब्जेक्ट अच्छा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अच्छा खासा आता है, 100 मार्क्स लेकर आता है और क्वेश्चन भी अच्छे, मतलब ऊंचे दर्जे वाले कह सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग कर लो, कंप्यूटर, जीएस करो और अपना जो सब्जेक्ट है उस पर फोकस करो। और सीडीपी पे बिल्कुल छोड़ो मत। अगर आप DSSB पीआरटी में जा रहे हो तो 100 मार्क्स की आती है। देखो वो अब आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है कि आपको केवीएस करना है, एनवीएस करना है या DSSB करना है। उसका सिलेबस निकलवाओ, सिलेबस प्रिंट आउट करवाओ, उसके मार्किंग देखो कि क्या कितने कितने मार्क्स का वेटेज लेकर आ रही है और उसका सिलेबस देखो। बस ये समझो कि जो 9 से 10 सब्जेक्ट्स हैं वो उसके बाहर कहीं नहीं जाएगा, मतलब ये ही सब्जेक्ट आएंगे। जैसे अगर आप एनबीएस में चले गए तो टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर एक नया जुड़ जाता है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड भाई थोड़ा थोड़ा रीड कर लो। अगर आप एनबीएस की तरफ जा रहे हो तो सब्जेक्ट कंसर्न आता है तो सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो। बीएससी बायोलॉजी साइंस से की है तो अपना साइंस पर अच्छा पकड़ बना लो, बायोलॉजी बहुत अच्छा कर लो, फिर केमिस्ट्री ठीक ठीक कर लो, फिजिक्स अगर आप स्किप करना चाहते भी हो तो कर सकते हो, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप तीनों को बैलेंस करने बैठ जाओगे तो नहीं बन पाएगा। ऐसे ही बीए में अगर आपने आर्ट से किया है तो जो भी आपका सब्जेक्ट हो, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी या जो भी है, तो 2 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे कर लो, एक को ठीक ठीक कर लो, या स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये अपने अकॉर्डिंग करना है आपको। अब आप सीटेट क्वालिफाइड हो तो आपने प्रिपरेशन में पिछले 1 साल से प्रिपेयर हो रही है सीटेट की प्रिपरेशन, क्योंकि डिले होता चला गया था। तो विद इन 1 ईयर में आप इतना तो समझ गए ना कि किस हिसाब से अब आपको प्रिपरेशन करनी है, कितना टाइम लगता है आपको लर्न करने में, बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है या टाइम लगता है, किस सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम लगता है, ये सब चीजें अब आपको अपने अकॉर्डिंग पता चल गई। देखो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो पर्सन किस सब्जेक्ट में कितना अच्छा है। किसी के लिए जीएस सीए बहुत मतलब इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है कि वो सुबह से वही पढ़ने लग जाते हैं, तो पता चले 7 बजे से बैठे तो 10-11 बजे तक ये अपना न्यूज़पेपर लेकर बैठे हैं या करंट अफेयर के नोट्स बना रहे हैं। और किसी को पता चले रीजनिंग बहुत अच्छी लगती है तो सुबह से रीजनिंग में बैठे हुए 7 बजे 8 बजे से बैठ गए, 11-12 कब बज गए उन्हें पता ही नहीं चला।
तो देखो अपने अकॉर्डिंग समझ लो। अब आप लोगों को बस ये है कि 9 से 10 सब्जेक्ट्स है, इसके बाहर कोई सब्जेक्ट नहीं है जो टीचिंग एग्जाम में आए। और अगर कभी आता भी है थोड़ा बहुत, अगर पार्ट आता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो वो केवल एमबीएस में आता है। पेडागोजी वाला पार्ट है तो वो 20 नंबर का आएगा। DSSB में बात करें तो 100 मार्क्स का आता है। ऐसे ही केवीएस टीजीटी की बात करें तो यहाँ पर 40 मार्क्स की रीजनिंग आती है। मतलब मार्किंग सबकी अलग अलग है, बट ये सब्जेक्ट्स यही हैं, ये 9 से 10 सब्जेक्ट्स ही हैं। तो आज की इस वीडियो में मेरा बस यही मकसद था कि अब आप लोग पढ़ने वाले हैं, भाई सीटेट हो गया, अब उसको स्किप करो। जब भी मार्कशीट आ जाए डिजी लॉकर से डाउनलोड करके लैमिनेशन करवा के बढ़िया रखवा लो, क्योंकि अब वो लाइफ लॉन्ग हो गई है। बस अब उसकी तरफ ध्यान मत दो कि भाई सीटेट हो गया, अब उसको छोड़ो, अब उससे आगे बढ़ जाओ। हो सकता है आप, और एक चीज और ध्यान रखना, चाहे आप 1 वीक ले लो, पूरा 1 वीक लगा लो, पर ये सोच लो कि अब आपको प्रिपरेशन क्या करनी है। अब डाइवर्ट मत होना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उनसे पूछो कि आपको क्या करना है। जिस भी एग्जाम की वैकेंसी आ जाएगी उसका फॉर्म फिल कर देंगे और तभी पढ़ लेंगे। देखो प्रिपरेशन ऐसे नहीं होती, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता कि नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद आप अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हो और उसके विदिन 1 से 1.5 महीने में एग्जाम अगर हो रहा है तो आप पढ़कर सिलेक्शन ले लो। बहुत से लोग ले लेते हैं, बट बहुत से लोग रह जाते हैं, वो भी 1-2 मार्क्स से। उन्हें लगता है काश 1-2 महीने और पहले से पढ़ लिया होता। अच्छा खासा टाइम है, 4 से 6 महीने का टाइम है। आप लोग चाहे तो पूरे 10 सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर कर सकते हैं। अपना एक एम बना लो, जैसे रीजनिंग अगर 40 मार्क्स की आपका केवी का जा रहा है तो आप उसी तरह से प्रिपेयर करो। आपको लग रहा है कि नहीं यार केवी में मैं पीआरटी की प्रिपरेशन करूंगा तो भाई 10 नंबर की रीजनिंग आ रही है, तो केवल उसी हिसाब से प्रिपेयर करो। मार्किंग बहुत जरूरी है, सिलेबस लेकर बैठो, अपने हिसाब से उन सब चीजों को एनालिसिस करो, क्योंकि आपको पता चल गया कि आप किस चीज में अच्छे हैं, कितना टाइम लगता है। 1 वीक लगा लो, लेकिन इस चीज को पहले पूरा बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लो कि आपको यही करना है। सिलेबस जो है उसको बिल्कुल प्रिंट आउट करवा के स्टिक कर लो, और जो सोर्सेज हैं उनको लिमिटेड कर लो। ये बात मैं हर बार कहती हूँ। आप जिस भी चैनल से, जिस भी कोचिंग से, जिस भी बुक से पढ़ना चाहते हैं, वो 1 वीक लगा लो, पूरा सोच लो कि भाई रीजनिंग मुझे इससे पढ़ना है, या इस बुक से पढ़ना है, इस चैनल से पढ़ना है, इंग्लिश मुझे यहाँ से पढ़ना है, या जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जहां से आप पढ़ना चाहते हैं वहां से पढ़ो। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बस ये मैटर करता है कि सोर्सेज लिमिटेड हो ताकि हम उनका मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाए। पता चले रीजनिंग आपने एक चैनल ले लिया ऑनलाइन, फिर एक और चैनल आपके फ्रेंड ने बता दिया, फिर एक चैनल आपको अच्छा लग गया, अब ये चैनल तो गया, फिर ये चैनल गया और ये चैनल गया, तो ये तीनों ही चले गए। मतलब कहाँ हम एक से पढ़ने वाले थे, मेरे एक फ्रेंड ने बोल दिया यार ये वाले से पढ़ लो, चलो मैंने ये शुरू कर दिया, फिर मुझे लगा नहीं यार ये ठीक नहीं, उसको छोड़ दिया, फिर दूसरे से पढ़ लिया। मतलब पता चले कि एक ही टॉपिक को हम 3 बार उसी से पढ़ रहे हैं, ना तो हम आगे बढ़ पा रहे हैं, और जब रिवीजन का टाइम आएगा तो हमें खुद नहीं पता हमने पढ़ा कहां से था। तो सोर्सेज लिमिटेड कर लीजिए। जिस बुक से आप पढ़ना चाहते हैं, या आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, या फिर जो भी बुक है उसको लिमिटेड कर लो कि हाँ रीजनिंग के लिए मुझे केवल 1 बुक पढ़नी है, बाल विकास के लिए हो सकता है मुझे 2 से 3 बुक लग जाए, और जीएस के लिए मैं न्यूज़पेपर, और करंट अफेयर्स के लिए जो भी मतलब एक ऑनलाइन कह लीजिए, या जो भी आप मैगजीन से पढ़ना चाहते हैं वो, मतलब इस तरीके से लिमिटेड कर लीजिए। पेपर पेन पर लिख लीजिए कि हाँ भाई ये चैनल है, ये बुक है, और इससे अब मुझे पढ़ना है, और मुझे अब कोई भी बताए चाहे कितना अच्छा चीज हो, अब मुझे डाइवर्ट नहीं होना है। बस मैंने कुछ सोचा है, 7 दिन अगर मैंने किसी चीज को सोच कर दिए हैं तो मैंने भी तो कुछ सोचा होगा। पूरा 1 वीक लग जाए, चाहे पूरा 1 वीक लग जाए, उसको सोचो और सोर्सेज बनाओ अपने कि भाई ये सोर्सेज हैं, अब मैं इनके अलावा भाई 6 महीने अब इन्हीं पे डटा रहूंगा, 6 मंथ्स अब मुझे इन्हीं पर रहना है, चाहे किसी भी तरीके से। 7 दिन दे रहे हो, उसके डेमो क्लासेस ले रहे हो, चाहे पेड कोर्स हो चाहे फ्री कोर्सेज हो, 7 दिन अगर आप अपनी सोच से दे रहे हो तो दूसरे की सोच पर हम क्यों जाएं 8वें दिन की, नहीं यार उसने बताया था चलो उसको छोड़ दें, ये ज्यादा अच्छा है। पहले ही सब पूछ लो, अपने आप में भी कंफर्म कर लो, उसके बाद बिल्कुल टिक जाओ। लेकिन जब टिक जाओ तो बिल्कुल 6 महीने के लिए एक चीज पर टिक जाओ, और मल्टीपल टाइम उसी का रिवीजन करो, आपको खुद अपने आप में एक अंतर दिखेगा। तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं, जिसमें
ये बताना चाहती थी कि भाई अब सीटेट हो गया, अब इसके आगे क्या क्या रास्ते आप लोगों के लिए खुल रहे हैं। ये मैंने अभी ट्यूशंस वगैरह और स्कूल ज्वाइनिंग का इसलिए नहीं बताया, भाई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम नहीं होंगे। एग्जाम के लिए अभी जो हमको टाइम मिल रहा है वो काफी अच्छा टाइम है, इसलिए मैंने आपको प्राइवेट ट्यूशंस के लिए और स्कूल ज्वाइनिंग के लिए ऑप्शंस रखे ही नहीं है कि आप ये भी कर सकते हैं। हालांकि कर सकते हैं आप लोग करना चाहें, लेकिन मुझे लगता है कि अभी 4 से 6 महीने आप अपने आप को दें, अपनी स्टडी को दें, अपने फ्यूचर जो आपका फ्यूचर बनने वाला है उसको दें, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आज का सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और कमेंट कर कर बताना कि आप लोगों को ये जो सेशन है वो कैसा लगा। और अगर आप कोई जानना चाहते हैं कोई भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, कोई भी मार्क्स या जो भी व्हाटएवर, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, लेकिन नहीं किया है तो कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।